तो पुजारी और ग्रंथी जो भी रजिस्ट्रेशन करें या जिन लोगों के पास भी आम आदमी पार्टी के लोग जाएं, उनके सामने एक ही सवाल रखें कि सम्मान निधि जो आप हमें दे रहे हैं, हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें सैलरी दे दो, हमें तनख्वाह दे दो। 18,000 के बजाय 15,000 दे दो, लेकिन सैलरी दे दो। अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी आवास नहीं लूंगा, सब कुछ, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल। फिर उन्होंने आवास लिया, हम्म। फिर आवास का रिनोवेशन हुआ हम्म। और उसमें बीसियों करोड़ रुपए लगे। बिल्कुल। किसी अधिकारी ने फाइल रोकी? बिल्कुल नहीं। एलजी ने रोकी? शीश महल बना लिया उसको। सियासी खेल में जहां कांग्रेस और बीजेपी जो है दूर दूर तक आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस है नहीं, और कांग्रेस तो सियासत से वैसे ही दूर है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? इनके पास कहाँ सीएम फेस है? केजरीवाल तो सीएम बन नहीं सकते, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। औरतें बेचारी कम पढ़ी लिखी हैं, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। जो पढ़ी लिखी हैं वो नहीं कर रही हैं, बिल्कुल। जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं। अच्छा, तो सियासत में किसी भी चीज को आंख बंद करके समर्थन करना, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। बिल्कुल। ज्ञानी आदमी किसी भी ऐलान को पहले सुनेगा, उसको गुनेगा, फिर उस पर प्रतिक्रिया देगा। अगर केजरीवाल ईमानदार हैं, मुखलिस हैं, देना चाहते हैं, हम भी समर्थन में हैं, दीजिए। बिल्कुल। हम इमाम होकर समर्थन में हैं। हालांकि हमारा तो वक्फ बोर्ड है अलग, हम्म। पुजारियों का, ग्रंथियों का बोर्ड नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी शगुफा है। और इन्होंने देखा अभी इस इलेक्शन में हम्म। कि मुसलमान जो है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल। मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा है इस बार। तो इन्होंने देखा कि जितना मुसलमान कटेगा हमसे, हम उसकी भरपाई कहाँ से करें। जी। तो ये एक नया शगुफा उन्होंने छोड़ा है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं, लोगों के बीच में जो चुनावी सगुफे होते हैं वो पेश करना शुरू कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक नया जो है बयान दिया कि दिल्ली में जितने भी इमाम हैं और जितने भी पुजारी हैं और जो ग्रंथी है, हालांकि इमाम को पहले से ही वो तनख्वाह देने की बात कर चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा है कि अब जो है हम पुजारियों को और ग्रंथियों को भी तनख्वाह देंगे। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी जी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केजरीवाल के द्वारा किया गया ऐलान उन तमाम पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए सही साबित होगा या गलत साबित होगा। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आपका। मेरा सवाल शुरू वहीं से होता है कि आपने देखा कि जिस तरीके से खबर ये आ रही है कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि इमामों को जो है वो तनख्वाह नहीं दी जा रही है, अब जो है चुनाव में कहा गया कि पुजारियों को और ग्रंथियों को भी यह दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पुजारियों को, ग्रंथियों को देने से हमें कोई एतराज नहीं है। जी। हम चाहते हैं कि उनको मिले, हम्म। अच्छी बात है। पुजारी और ग्रंथी भी ऐसा ही होता है जैसे मस्जिद में इमाम। जी। उनकी कोई आय किसी तरह की अलग से नहीं होती। जो भी उनको दान दक्षिणा मिल जाए, उसी पे उनका गुजर बसर होता है। तो इसलिए अगर वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन दो चीजें हैं। एक तो ये कि उन्होंने पुजारी ग्रंथियों के बारे में कहा, लेकिन पादरियों को छोड़ दिया, पादरियों का जिक्र नहीं किया। जी। जबकि पादरी भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी वोटर हैं दिल्ली में, उनका भी, ईसाइयों का भी वोट चाहिए इनको। तो जब आपको ईसाइयों को भी वोट चाहिए था, तो आपको पादरियों का नाम लेना चाहिए था कि पादरियों को भी हम देंगे, उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरे ये कि जो इमाम है दिल्ली में, वो दो तरह के हैं। एक दिल्ली वक्फ बोर्ड से हैं जो अस्थाई इमाम हैं, एक प्राइवेट हैं। इन्होंने ये छलावा, ये शगुफा 2020 में दिल्ली के उन प्राइवेट इमामों के साथ भी किया था जी। कि हम जो है आपको 14,000 रुपये या 16,000 रुपये सम्मान निधि देंगे। बिल्कुल। 2100 लोगों को वेरीफाई किया गया, 1 साल तक उनको दिया गया, 1 साल के बाद बंद कर दिया। सवाल ये है कि सम्मान निधि का मतलब ये होता है कि मेरी जेब में पैसा है तो मैं आपको दे रहा हूँ। हम्म। मेरी जेब में जब पैसा नहीं रहेगा, या मैं जब चाहूंगा उसको बंद कर दूंगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि भाई आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, अच्छा। क्योंकि ये सम्मान निधि है। बिल्कुल। मैं जब तक चाहूँ दूं, जब तक चाहे ना दूं।
हम जो अस्थाई इमाम हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, हम जो केजरीवाल के घर के सामने थे, हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के अस्थाई इमाम हैं। मैं 96 से इमाम हूँ, कुछ लोग 90 से हैं, कुछ लोग 85 से हैं, 80 से हैं। 1970 में जब गज़ट बना था, दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक्ट आया था और तमाम स्टेटों में वक्फ बोर्ड बने थे, तो उसी टाइम से तमाम स्टेट वक्फ बोर्ड के स्टेटों में वक्फ बोर्ड जो है इमामों को सैलरी दे रहा है। दिल्ली में भी दे रहा है। इवन यहाँ 3 मर्तबा बीजेपी सरकार रही, हुँ, साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, उन्होंने भी दिया। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि भई आप इमाम हो, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। जी, चूँकि हमारी जो सैलरी है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से मिलती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन एक महकमा है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ किराए पे जाती हैं, उनसे रेवेन्यू होता है। वो रेवेन्यू जो होता है उससे हमें सैलरी मिलती है। जी, ये हमारी तनख्वाह है, इसलिए हम क्लेम करने गए थे उनके घर पर। तो ये सोच लेना पुजारियों का या ग्रंथियों का कि जिस तरह इमाम क्लेम कर रहे हैं हम भी करेंगे, ये सोच समझ कर पहले रजिस्ट्रेशन करें कि सैलरी और सम्मान निधि में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारी तो सैलरी है, प्लस वक्फ बोर्ड की जो भी इनकम होती है, उसमें से 30% दिल्ली सरकार लेती है। 70% जो बचता है, उससे जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड चलता है। इमामों को सैलरी दी जाती है, बेवाओं को पेंशन दी जाती है, मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इन्होंने जो 2100 इमामों का नाटक किया था, उसमें हमारे साथ ये धोखा कर लिया कि हम जो रेवेन्यू से सैलरी पाते थे, उनको हमें भी ग्रांट पे डाल दिया। जी, रेवेन्यू से हटा के हमें भी ग्रांट पे डाल दिया। अब ग्रांट का फिर वही मसला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रांट ग्रांट सरकार देगी तो सैलरी मिलेगी, सरकार ग्रांट नहीं देगी तो नहीं मिलेगी। हुँ, सरकार ने ग्रांट नहीं दी तो इसलिए हमारी 18 महीने से सैलरी रुक गई। लेकिन हम इसलिए क्लेम कर रहे हैं चूँकि हमारी सैलरी है, हमारी तनख्वाह है, हमारी सम्मान निधि नहीं है। ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए और देश के तमाम ग्रंथियों को, पुजारियों को इसका पता होना चाहिए। अच्छी बात है केजरीवाल दें, लेकिन उसका तरीका ये है कि पहले विधानसभा का सत्र बुलाए, उनके लिए एक बजट आवंटित करे और उनको सैलरी के नाम पर दे, बिल्कुल। तो फिर वो आजीवन मिलेगा, हुँ, वो आजीवन मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर रुकेगा भी, तो उसका क्लेम किया जा सकता है, भई आप हमें सैलरी देते थे, अब क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे हम कर रहे हैं 18 महीने का। तो हमें केजरीवाल मना नहीं कर सकता कि भई आप हम आपको सैलरी नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। वो मना नहीं कर सकता क्योंकि बिल्कुल। हमारी सैलरी है। तो पुजारी और ग्रंथी जो भी रजिस्ट्रेशन करें या जिन लोगों के पास भी आम आदमी पार्टी के लोग जाएँ, उनके सामने एक ही सवाल रखें कि सम्मान निधि जो आप हमें दे रहे हैं, हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें सैलरी दे दो, हमें तनख्वाह दे दो। 18,000 के बजाय 15,000 दे दो, लेकिन सैलरी दे दो। सम्मान निधि नहीं चाहिए। सम्मान निधि का तो कोई पायदारी है ही नहीं, कभी भी बंद हो सकती है। तो ये कहीं न कहीं चुनावी शगुफ़ा है और इन्होंने देखा अभी इस इलेक्शन में हुँ, कि मुसलमान जो है कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। बिल्कुल। मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है इस बार। तो इन्होंने देखा कि जितना मुसलमान कटेगा हमसे, हम उसकी भरपाई कहाँ से करें? जी, तो ये एक नया शगुफ़ा उन्होंने छोड़ा है कि भई दिल्ली के जो हिंदू हैं उनको उनके पुजारियों को और जो सिख हैं उनके ग्रंथियों को हम अगर इस तरह से सम्मान निधि का ऐलान करेंगे, तो ये लोग सब हमारी तरफ आएँगे। जो वोट मुसलमान जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू और सिख आ जाएगा हमारे पास। ये इन्होंने चुनावी शगुफ़ा छोड़ा है। हालाँकि है अच्छी शुरुआत हुँ, और मैं कहता हूँ कि बीजेपी को भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उनकी 22 स्टेटों में सरकार है, 22 सूबों में सरकार है, उन तमाम सूबों में उनको ये सैलरी देनी चाहिए। तमाम पुजारियों को, तमाम ग्रंथियों को, तमाम पादरियों को, तमाम इमामों को देना चाहिए और जो इनके अलायंस हैं, चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल। वो दे रहे हैं, नीतीश कुमार, वो दे रहे हैं, बिहार में और आपका आंध्र प्रदेश में। हुँ, तो जब अलायंस दे रहे हैं, आप क्यों नहीं देते? आप भी दो। हालाँकि वो जो अलायंस है, वो सिर्फ़ इमामों को दे रहे हैं, पुजारियों, ग्रंथियों को वो भी नहीं दे रहे हैं। हुँ, तो उनको भी देना चाहिए पुजारियों, ग्रंथियों को और बीजेपी को भी तमाम स्टेटों में एक कानून लाकर, सेंट्रल कानून लाकर, उसके अंतर्गत तमाम पुजारियों को, ग्रंथियों को, पादरियों को, इमामों को सैलरी देनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक एक चीज़ बहुत अच्छी बात आपने की जिस तरीके से आपने कहा कि सिर्फ़ इमामों को नहीं, पुजारियों को भी, ग्रंथियों को भी और इवन जो पादरी हैं उनको भी सैलरी देनी चाहिए।
दिल्ली की अगर बात करें तो मौजूदा सरकार अरविंद केजरीवाल की है, सत्र बुला के वो तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन वो बार-बार जो है एलजी पे आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब जो है इमामों के सैलरी का फाइल रोक लेती है। इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, मैं आपको सीधा सा उदाहरण देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी आवास नहीं लूंगा, सब कुछ, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ। बिल्कुल। फिर उन्होंने आवास लिया, हुँ, फिर आवास का रिनोवेशन हुआ हुँ, और उसमें बीसियों करोड़ रुपए लगे। बिल्कुल, किसी अधिकारी ने फाइल रोकी? बिल्कुल नहीं, एलजी ने रोकी? शीश महल बना लिया उसको। बिल्कुल, किसी अधिकारी ने फाइल नहीं रोकी। आप अपने एमएलएज को 2.5 लाख रुपए महीना देते हैं, बिल्कुल, किसी अधिकारी ने फाइल रोकी? नहीं रोकी। एलजी ने कभी मना किया? सवाल यही है, सम्मान निधि के बारे में इलेक्शन के बाद में यही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया आएगा। जब पुजारी कहेंगे इलेक्शन के बाद में भाई अब तो आपकी सरकार बन गई, लाओ हमें सम्मान निधि दो, हुँ, तो ये कहेंगे कि हमने फाइल चलाई थी और फाइल को एलजी ने रोक दिया। एलजी नहीं चाहता। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल आएगा। मैं इसलिए बार बार हर चैनल पे हर जगह यही बात कहता हूं कि तमाम पुजारियों को, तमाम ग्रंथियों को इस बात को समझना चाहिए कि सम्मान निधि है क्या और इसका अस्तित्व क्या है, इसकी पायदारी क्या है। हुँ, यह हमें आजीवन मिलेगी या कुछ दिन के लिए मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये तमाम चीजों को सोचकर ही रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये बहुत बड़ा नाटकबाज है। फिर उनको जो है सैलरी नहीं देगा। जैसे अभी आपने देखा कि महिलाओं के लिए एक योजना निकाली, ₹2100 का, 2100 रुपए का महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना। हालांकि विधानसभा में वो पास है लेकिन 1000 रुपए पास है। हुँ, इन्होंने 2100 का ऐलान कर दिया। और लोकसभा सत्र के दौरान उन्होंने तो कहा था। इनके इनके दो मंत्रालयों ने ही सामने आकर ये कह दिया कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई निधि नहीं है। बिल्कुल। 1000 है, 2100 नहीं है। हुँ, तो किसी भी चीज का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। अभी टाइम है। अगर केजरीवाल ईमानदार है, मुखलिस हैं, देना चाहते हैं, हम भी समर्थन में हैं, दीजिए। बिल्कुल। हम इमाम होकर समर्थन में हैं। हालांकि हमारा तो वक्फ बोर्ड है अलग, हुँ, पुजारियों का, ग्रंथियों का बोर्ड नहीं है। बिल्कुल। उनका तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से वो क्लेम कर सकें। हुँ, हमारा तो बोर्ड है, उसका बाकायदा रेवेन्यू है, उसकी जमीनें हैं, सरकार, केंद्र सरकार भी लिए बैठी है। केजरीवाल 250 बीघे जमीन दिल्ली के अंदर ऐसी है जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के पास है। जी, उसका हमें किराया भी नहीं मिलता। अगर हमें किराया मिल जाए तो हमें तो इनके सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। कई हजार करोड़ रुपए आज के टाइम में दिल्ली वक्फ बोर्ड को रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन ये दबाए बैठे हैं इन जमीनों को। तो पुजारियों के पास तो कोई बोर्ड भी नहीं है, हुँ, बिल्कुल। ग्रंथियों के पास कोई बोर्ड भी नहीं है। तो ये अगर मुखलिस हैं और ये अगर सच सच में देना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आचार संहिता नहीं लगी, स्पेशल सत्र बुलाएं और उसमें उसको पारित करें। क्या बुराई है? बिल्कुल। लेकिन ये नहीं करेंगे और फिर वही एलजी ने रोक दिया, अधिकारियों ने रोक दिया, ये वो नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, फिर मतलब मिलेगा। साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि लोगों को सम्मान निधि योजना और जो सैलरी बाकायदा दी जानी चाहिए, उसके बीच का फ़र्क समझना पड़ेगा। बिल्कुल, समझना पड़ेगा और उसके लिए बाकायदा इनसे कहना पड़ेगा कि हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें तनख्वाह चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। अगर दे सकते हो तो दे दो, हुँ, नहीं दे सकते हो तो छलावा मत करो इलेक्शन में, और वो भी धर्मगुरुओं के नाम पे, वो भी पुजारियों और ग्रंथियों के नाम पे। अरे अगर छलावा करना है आपको, पब्लिक भरी पड़ी है, आप छलावा करो, कुछ भी स्कीम निकालो झूठी सच्ची। लेकिन आप पुजारियों को, ग्रंथियों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके उनके उनको धर्म भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए इलेक्शन में। राजनीति होनी चाहिए लेकिन इतनी दलगत राजनीति कि भाई आप जो है ग्रंथियों, पुजारियों और उनको मुलव्वस कर लें उस राजनीति के अंदर। ये तो बहुत निचले स्तर की राजनीति है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। बीजेपी तो राम मंदिर और राम के नाम पर कर रही है कम से कम, और उन्होंने कुछ करके भी दिखा दिया, चलो मंदिर बना दिया। जी, ये अलग बात है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ तोड़ के बनाया है, बाबरी हुँ, मस्जिद की जमीन पे बनाया है, वो अलग मैटर है, लेकिन बना दिया। लेकिन ये तो उससे भी दलगत राजनीति है, उससे भी नीचे स्तर की राजनीति है। इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूं कि पुजारियों को इसको समझना पड़ेगा, ग्रंथियों को इसको समझना पड़ेगा। आंख बंद करके, जैसे मैंने देखा कई चैनलों पर कुछ कुछ धर्मगुरु, हुँ, हिंदू धर्मगुरु इसका समर्थन कर रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, अरे साहब ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, अरे साहब ये तो बहुत बड़ा। वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब फ़र्क नहीं समझ पा रहे वो कि सम्मान निधि आखिरकार है क्या? बिल्कुल सम्मान निधि का फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, वही तो चीज है ना कि देखिए, सियासत में
किसी भी चीज को आंख बंद करके समर्थन करना, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। बिल्कुल। ज्ञानी आदमी किसी भी ऐलान को पहले सुनेगा, उसको गुनेगा, फिर उस पर प्रतिक्रिया देगा। अज्ञानी आदमी सुनते ही वाह वाह शुरू कर देगा, पता चले कि वो उल्टा पड़ रहा है उसके ऊपर, बिल्कुल। और ये उल्टा पड़ेगा, ये हकीकत में उल्टा पड़ेगा। इलेक्शन के बाद में सरकार इनकी बन बन गई अगर, तो फिर पुजारी कहेंगे लाओ भाई, ये कहेंगे एलजी नहीं कर एलजी रहा है, ने फाइल रोक ली। फाइल रोक ली। हुँ। मैं क्या करूं भाई, बीजेपी नहीं चाहती। अच्छा, बीजेपी भी अभी इसकी मुखालफत कर रही है, उसको और मौका मिल जाएगा इलेक्शन के बाद। भाई तुमने देखा है इलेक्शन में बीजेपी ने कितनी मुखालफत की है इसकी, इसलिए एलजी ने रोक दी, हुँ। उसको और मौका मिल जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है, ये पुजारियों को समझना पड़ेगा, हुँ। ग्रंथियों को समझना पड़ेगा, जो लोग इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे औरतों ने 2100 के नाम पर, लाखों औरतों ने, डाटा ने 20 लाख महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया मैं है। वही कह रहा हूँ कि लाखों औरतों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया, जी। और जबकि उनकी उनके मंत्रालयों ने आकर ये कह दिया कि ऐसा नहीं है, हुँ। और फिर भी कर दिया औरतों ने। हुँ। एक तो ये कि मंत्रालय ने निगलेक्ट कर दिया, दूसरे ये कि वो उन औरतों का बैंक डिटेल ले ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल, सिर्फ़ वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड। हुँ। वोटर आईडी कार्ड से क्या बैंक अकाउंट का पता चल जाएगा, बिल्कुल। कैसे डालेंगे? फिर यही होगा कि हमने फाइल चलाई थी, एलजी ने इसको मना कर दिया। एलजी 1000 से ज्यादा देना ही नहीं चाहता, बताओ क्या करें हम, मजबूरी है हमारी, और वोट ले लेंगे। हुँ। औरतें बेचारी कम पढ़ी लिखी हैं, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है, जो पढ़ी लिखी हैं वो नहीं कर रही हैं, बिल्कुल। जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज ये भी है कि बीजेपी ने देश को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया, वो खुद कहते हैं, उनके प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम 85 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ अनाज मुफ़्त में दे रहे हैं। मुफ्त में दे रहे हैं, हुँ। हैं? हुँ। तो जब 85% लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हो जाए, तो बताइए जिसको 2000 मिलेगा महीने का, वो क्यों नहीं भागेगा उसकी तरफ? बिल्कुल भाई। बिल्कुल भागेगा, हुँ। क्योंकि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, गृहिणियों को अपना गुजर बसर करना, रसोई का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उनको तो 2100 रुपये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा वरदान है उनके लिए। हालांकि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन लग रहा है उनको, हुँ। हुँ। तो इसलिए फार्म भर रही हैं। और मैं समझता हूँ जब 20 लाख औरतों ने फार्म भर दिए, तो अभी तो टाइम है, ये 40 भी होगा, बिल्कुल होगा। ये 1 करोड़ भी होगा। हुँ। और जो 1 करोड़ औरतें फार्म भर देंगी, उनमें से 50% तो वोट देंगी, बिल्कुल देगी। 50% तो जरूर देंगी। हुँ। 50% ने अगर वोट दे दिया, बल्ले बल्ले हो गया काम उसका। बिल्कुल। भाई 2 करोड़ की आबादी है हुँ। दिल्ली की, 2 करोड़ में अगर 50 लाख इसको मिल गया, तो हो गया काम। बिल्कुल। बीजेपी और कांग्रेस रह जाएगी बाकी में, हुँ। क्योंकि वोटिंग ही 70% होती है, बिल्कुल। 70% हाईएस्ट वोटिंग होती है। बिल्कुल। 70% में अगर 50 लाख यानी 50% इसको मिल गया, तो रह गया क्या 20%, तो बीजेपी कांग्रेस के हाथ तो कुछ ही नहीं आएगा। तो ये जो महिलाओं का और इसका जो पासा फेंका है इसने, ये बहुत दूर की कोड़ी लाया है, और बीजेपी इसके जाल में फंस गई है। बीजेपी हालांकि अपोज कर रही है, उसकी मुखालफत कर रही है, हुँ। लेकिन ये मुखालफत करना बीजेपी को भारी पड़ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और आता है जिस तरीके इसलिए से बीजेपी को, जी। मैं कहता हूँ, बीजेपी के लिए भी कहता हूँ कि हुँ। बीजेपी को चाहिए इसको अपोज ना करें, हुँ। बल्कि इसका समर्थन करें। और बीजेपी की जो 3 एमएलए हैं, देखिए, अपोजिशन का जो लीडर होता है विधानसभा या लोकसभा में, जी। उसको भी इतना ही अधिकार है बिल लाने का। जो अपोजिशन का लीडर है, उसको चाहिए कि अध्यक्ष महोदय से बात करे, और बिल विधानसभा लाएँ। अध्यक्ष से, हुँ। और ये कहे कि भाई विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए, हम एक प्राइवेट बिल ला रहे हैं, इसलिए तो वो बिल रख दे, सही कहा आपने। बीजेपी बिल रख दे हुँ। विधानसभा में, जी। फिर केजरीवाल फंस जाएगा, हुँ। फिर केजरीवाल फंस जाएगा, और उसको देना पड़ जाएगा पुजारियों को। नहीं देगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना दिमाग कहाँ से लाए? हर आदमी अपनी अपनी में लगा हुआ है, पुजारी कहीं जाए, ग्रंथी कहीं जाए, इमाम कहीं जाए, किसी को नहीं पड़ी है। ये सब सियासी खेल है। अच्छा, इसी सियासी खेल में जहाँ कांग्रेस और बीजेपी जो है दूर-दूर तक आम आदमी पार्टी के इर्द-गिर्द नज़र नहीं आ रही है।
आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस है नहीं और कांग्रेस तो सियासत से वैसे ही दूर है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? इनके पास कहाँ सीएम फेस है? केजरीवाल तो सीएम बन नहीं सकते, हम्म। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि हम चुनाव जीतते हैं हम्म, तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दावा किया है उन्होंने। कैसे कर लेंगे? मुख्यमंत्री कैसे बन लेंगे? हम्म। अगर मुख्यमंत्री बन सकते या मुख्यमंत्री का कामकाज देख सकते, तो फिर आजसी को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत थोड़ी थी। हम्म। इनके ऊपर तो पाबंदी है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और मुख्यमंत्री ऑफिस भी नहीं जा सकते, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। उसी मजबूरी में तो आजसी को बनाया है, तो ये तो बन ही नहीं सकते। रही बात कि आजसी के लिए इन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये अस्थाई मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल। तो जब आप उसको अस्थाई मुख्यमंत्री नहीं मानते, आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो आपके पास कहाँ चेहरा है मुख्यमंत्री का? ऐलान करो कौन चेहरा है आपका। सिसोदिया को बनाना चाहते हो या आतिशी को रखना चाहते हो, ऐलान तो करो। बीजेपी को कहना चाहिए ना ये, बीजेपी को ये बात करनी चाहिए ना बड़े अंदर की बात बता रहे हैं आप। कि तुम्हारे पास ही कहाँ है, हम्म। तुम्हारे पास ही कहाँ है फेस। हालांकि सबको पता है, हम्म। लेकिन कहाँ इनकी अकल घास से रहने चली गई, कोई आदमी उठा ही नहीं रहा इन बातों को। बीजेपी भी अपने में लगी हुई है कि साहब गलत कर रहे हैं, ये तो छलावा है, ये तो नौटंकी है, ये तो झूठा है, ये तो गद्दार है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर घेरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ये विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग कर दे अपोजिशन लीडर बीजेपी का, हम्म। बस चारों खाने चित हो जाएगा केजरीवाल। या तो देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो फंड कहाँ से आएगा? फंड तो केंद्र सरकार को रिलीज करना है ना। बिल्कुल। वोट तो फिर भी उन्हीं के हाथ में है। हम्म। फिर ये उसको फंड ना दे के बदनाम कर सकते हैं, फंड ना दे के फिर उसको और बदनाम कर सकते हैं कि देखो नहीं दे रहा है ना, हमें पता था कि ये नहीं देगा। लेकिन नहीं है वहां तक। देखिए आजकल की जो राजनीति है सिर्फ मुल्ला पंडित इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। बीजेपी भी उसी पे खेल रही है, आम आदमी भी उसी पे खेल रहा है। कांग्रेस बेचारी कमजोर है इस वक्त में, वो तमाशाई है, वो दोनों तरफ से तमाशा देख रही है बस। ये लेकिन इस बार जो थोड़ा बहुत दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा हम्म। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी जो है वर्चस्व में आएगी। ये आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए। नहीं, वर्चस्व अलग चीज है। देखिए वोट प्रतिशत बढ़ना, वोट परसेंटेज बढ़ना, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जी। सवाल ये है कि आपकी सरकार बन रही कि नहीं बन रही है। दो चीजें हैं। अगर मुसलमान वोट आधा आधा बट गया आम आदमी पार्टी और केजरीवाल में, तो सरकार बीजेपी की बन जाएगी, ये तय बात है। बिल्कुल। और अगर ये दोनों लोग मिलके लड़ लिए, तो फिर बीजेपी 0/0 है। लेकिन अभी तक मिलने की संभावना नहीं इनकी कुछ भी। वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है। बिल्कुल। तो ये राजनीति तिकोनी राजनीति है यहाँ। तिकोनी राजनीति में अगर ये दोनों एक हो गए तो बीजेपी साफ है। अगर ये दोनों दमदारी के साथ लड़ लिए, जैसा मुसलमानों का रुझान है, हम्म। अगर उसी रुझान पे मुसलमान उतर गया, तो फिर बीजेपी आ जाएगी, केजरीवाल डाउन हो जाएगा। या फिर ये कि मिलीजुली सरकार बनेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। उनको मना कर दिया उन्होंने कि हम समर्थन नहीं लेंगे और इस बार जो है अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है। देखिए किसी भी राजनेता का कोई भी ऐलान वो सिक्का बंद नहीं होता कि भाई जो उसने कह दिया अभी ऐसा नहीं करेगा। बीजेपी ने बुरहान वानी की समर्थक महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बनाई, बिल्कुल। जो जो उसको गालियां देते थे, जो बुरहान वानी को दहशतगर्द कहते थे, उन्होंने उसको, जो उसको हीरो मानती है, उसके साथ सरकार बनाई। महाराष्ट्र में देखो क्या खेल चल रहा है। अजीत पवार आज उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, जो उनके कट्टर विरोधी थे शरद पवार के साथ रहते हुए। बिल्कुल। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। आज ये ऐलान कुछ और कर रहे हैं, कल इनका अगर समझौता हो गया कांग्रेस और उसका, तो ये नई बात शुरू कर देंगे। तो ये सब सियासत की जो सोच बूझ रखता है आदमी, जो समझ रखता है, वही समझता है कि भाई इसमें कहाँ तक कितना दम है
ये तो रोजाना नए नए ऐलान करते हैं। सियासी आदमी तो सुबह कुछ कहता है, शाम में कुछ कहता है, दिन में कुछ कहता है, रात में कुछ कहता है। उसकी बात को कभी सच नहीं समझना चाहिए कि अब इसने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, वो समझना ही हिमाकत है। क्योंकि राजनीति इसी चीज का नाम है। आजकल राजनीति सेवा और भाव का नाम नहीं है। आजकल राजनीति जुए, सट्टे, बदमाशी, मक्कारी, अय्यारी, इन सब चीजों का नाम है। जो आदमी 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले लगा के चुनाव लड़ रहा है, वो क्या 10 करोड़ कमाएगा नहीं? बिल्कुल कमाएगा। तो ये सट्टेबाजी है, ये सट्टेबाजी है। पैसा लगा रहा है, फिर बाद में कमा रहा है। कभी कभी हार भी जाता है, जैसे जुए में हार जाता है आदमी, तो फिर वो पैसा डूब जाता है। तो आजकल की राजनीति सिर्फ सट्टेबाजी है, मक्कारी और अय्यारी का नाम राजनीति है। सेवा भाव किसी के अंदर नहीं है। बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया, वो सेवा भाव में नहीं, वो उनके गले की हड्डी थी, उनको लंबा चलना था, बिल्कुल। इसलिए बना दिया। अगर लंबा ना चलना होता तो बीजेपी कभी राम मंदिर नहीं बनाती। ये सब सियासत के आंकड़े हैं, सियासत के खेल हैं। इसको बहुत सूझबूझ के साथ वोटर्स को लेना चाहिए। वोटर पहले की तरह, जिस तरह पहले सीधे साधा राजनेता होते थे, वो जो कहते थे करते भी थे, वोटर आज भी ऐसा ही समझ रहा है। बीजेपी हिंदुओं की हितैषी थोड़ा ही है, उसकी मजबूरी है हिंदुओं की बात करना। मुसलमान की दुश्मन थोड़ी है बीजेपी। जैसा है कुछ हिंदू वोटर समझते हैं कि भाई अब तो बीजेपी ने मुसलमानों के नाक में दम कर रखा है। बीजेपी मुसलमान की दुश्मन नहीं है। अगर देखा जाए 2014 से लेके अब तक जितना फायदा बीजेपी सरकार से मुसलमानों को हुआ है, किसी को नहीं हुआ। हमारे तो जो बच्चे आवारा फिर रहे थे, लूट में, मार में, जेब कतरी में, फला में, इसमें उसमें, सब सीधे हो गए, काम पे लगे हुए हैं अब सब। बिल्कुल। अब कोई जेब कतरा नहीं मिलेगा आपको। मिलता कहीं दिल्ली में पता चलता कि जेब कतरा पकड़ा गया। बिल्कुल। वो सब, उनमें आधे से ज्यादा मुसलमान होते थे। अब सब लाइन पे हैं। यूपी में देख लो क्या हाल है। तो हमें तो बीजेपी सरकार से बहुत फायदा, और बीजेपी सरकार ने मुसलमान को ही फायदा दिया है। ये बात हिंदू को नहीं समझ में आ रही है। हिंदू तो भाव में बह रहा है। हिंदू ये सोच रहा है कि अच्छा अब ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ है। बिल्कुल। हाँ, और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही रहे, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने और समाजवादी सरकार ने मुसलमानों को हमेशा छूट दी है बदमाशी करने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए, लूटमार करने के लिए उनका समर्थन किया है। और जब बुराई के अंदर कोई समर्थन करता है तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। तो ये पार्टियां तो हमारी खुली दुश्मन है। और जो हमें ये कह रहा है कि अगर गलत करेगा टांग तोड़ दूंगा तेरी, तो हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल, सुधरने ये का मौका दे रहा है। सुधरने का मौका दे रहा है, चलिए। तो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए हिंदुओं को भी इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। और फिर कुल मिलाकर केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, हुँ, ये सब सियासी नौटंकी है। कुछ फायदा अस्थायी तौर पर पुजारियों को, ग्रंथियों को इससे नहीं होगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये तमाम जो सियासी शगुफ़े हैं, वो तमाम जो सियासत की जो तंज है, उन पे बड़े ही बारीकी से इन्होंने बताया। बहुत ही दिलचस्प ये इंटरव्यू आपके लिए। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और देश-दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे यानी संतोष के साथ, गूंजता भारत, दिल्ली।